नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रकरण अधिगम या सीखना पर वीडियो लेक्चर लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह प्रकरण शिक्षक शिक्षा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस में हम पढ़ेंगे अधिगम की अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की प्रकृति व विशेषताएं, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की। हम प्रतिदिन जीवन में नई नई बातें सीखते रहते हैं और बच्चों में तो सीखने की प्रक्रिया और अधिक रोचक एवं व्यापक होती है। परिवार, आस पड़ोस, भौतिक परिवेश, विद्यालय एवं अन्य माध्यमों से जाने अनजाने में वे कई बातें करके, देखकर, अनुभव प्राप्त करके सीखते रहते हैं। कई बार तो बच्चे ऐसे महीन या सूक्ष्म कौशलों व कार्यों को सीख जाते हैं जिसकी अपेक्षा सामान्यतः उनकी उम्र वाले बच्चों से नहीं की जा सकती है। बच्चों में स्वतः ही जिज्ञासा, खोजने की दृष्टि, प्रश्न पूछने, संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। वे खोजबीन करते रहते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चीजें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, अर्थ लगाते हैं और अपने आसपास की दुनिया में रहकर सक्रिय रूप से सीखते हैं। सीखने के दौरान बच्चे न सिर्फ पहले से मौजूद ज्ञान को समझते हैं बल्कि नए नए ज्ञान का सृजन भी करते हैं। लेकिन मौजूद ज्ञान को आत्मसात करना या फिर नए ज्ञान का सृजन करना एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिससे संबंधित कई प्रश्न जुड़े रहते हैं, जिसे ही हम मनोविज्ञान की भाषा में सीखना कहते हैं। प्रश्न ये है कि सीखने से हमारा आशय क्या है। सीखना या अधिगम को मनोवैज्ञानिकों ने अलग प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। पावलोव अधिगम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। पावलोव के अनुसार एक स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया की जाती है और इसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपन और दे दिया जाए और प्रयोज्य उसके प्रति प्रतिक्रिया करना सीख लेता है, उसकी आदत बना लेता है, तो वह ही उनके अनुसार सीखना है। गिलफर्ड अधिगम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई बालक भूख से तड़पड़ाता है तो उसकी चीख निकलती है, वो रोने लग जाता है और उसकी माँ उसको आकर दूध पिला देती है और वह संतुष्ट हो जाता है। अब जब उसे भूख लगती है तब वह उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराता है। तो पहली परिस्थिति में तो रोना सीखना नहीं था, लेकिन दूसरी परिस्थिति में रोने की क्रिया सीखना है, अर्थात सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बड़े बर्तन में पानी उबल रहा था। पानी उबलने पर ऊपर रखा बर्तन खड़खड़ कर रहा था। जेम्स वाट पास में बैठे हुए थे और तमाशा देख रहे थे। उन्होंने ढक्कन के ऊपर वजन रखा लेकिन खड़खड़ बंद नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि भाप में शक्ति होती है। जेम्स वाट द्वारा भाप की शक्ति का पता लगाए जाने के पश्चात रेलगाड़ी के इंजन का आविष्कार हुआ। इस प्रकार से किसी नवीन बात को जानना भी सीखना है। वुडवर्थ इसी को परिभाषा के रूप में कहते हैं कि नवीन ज्ञान एवं अनुक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। स्किनर अधिगम को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम मान लीजिए नींबू की शिकंजी बना रहे हैं, पास में बैठे हुए हमने एक बच्चे को कहा कि नींबू ले आओ और एक गिलास ले आओ और गिलास में पानी ले आना।
यदि वह बच्चा केवल हमारे द्वारा बताई हुई चीजों को ही लेकर आता है तब वह सीखना नहीं है, लेकिन यदि वो साथ में उसको मिलाने के लिए चम्मच लेके आता है, नींबू को काटने के लिए चाकू लेकर आता है, तो यह सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर के अनुसार अधिगम कहलाएगी। तो केवल सीखी गई बात को ऐसे के ऐसे ग्रहण करना ही सीखना नहीं है, बल्कि उसमें सामंजस्य बिठाना भी सीखना कहलाता है। गेट्स तथा अन्य अधिगम को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। एक छोटा बच्चा है और पास में एक मोमबत्ती जल रही है और उसे वह पकड़ रहा है। हम उसे मना करते हैं लेकिन वह नहीं मानता और उसको जाकर पकड़ लेता है और उस जलती हुई लौ को पकड़ने से उसका हाथ जल जाता है और फिर उसके बाद वह कभी भी जलती हुई लौ के पास नहीं जाता। तो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से उसके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है। इन कुछ परिभाषाओं के आधार पर अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं हमारे सामने इस प्रकार से स्पष्ट होती हैं। पहली, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों हैं। अधिगम शब्द अधिगम प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणाम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया के रूप में अधिगम सीखने वाले के अनुभवों, उसकी आंतरिक एवं बाह्य क्रिया तथा उसकी अपनी परिस्थिति के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करता है। यह व्यवहार परिवर्तन स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसका आशय ये है कि अनुभवों और प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है, जो परिणाम आता है, उसे भी हम अधिगम कहते हैं और प्रक्रिया को भी हम अधिगम कहते हैं। व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण के बाद विषयी, प्रयोज्य या बालक के व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम मानव की एक प्रकृति है। अधिगम मानव की एक प्रकृति इस रूप में है क्योंकि मानव के अंतर्गत जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति के रूप में पाई जाती है और इस मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए वो नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए अधिगम मानव की एक प्रकृति के रूप में हमारे समक्ष आता है। अधिगम मानसिक क्षमताओं के विकास की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में न केवल पॉजिटिव या सही बातों को सीखते हैं बल्कि हम गलत बातों को भी सीखते हैं। सही बातों को सीखना हमारे व्यक्तित्व को पॉजिटिवली डेवलप करता है और गलत बातों को सीखना हमारे को नेगेटिवली डेवलप करता है। और नेगेटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत हम बच्चा जो है वो गलत बातों को भी सीख जाता है, जैसे देखकर स्मोकिंग करना सीख जाता है, देखकर वस्तुओं को चुराना सीख जाता है, इत्यादि इत्यादि। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है। अधिगम की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, यह प्रक्रिया आजीवन चलती है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम अपने ज्ञान और अनुभवों के द्वारा नई नई बातों को सीखते रहते हैं। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। यह सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस इस रूप में है कि हम अपने बड़ों को देखकर सीखते रहते हैं, जिसे हम सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है और इस विवेकपूर्ण क्रिया के कारण ही बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो जल्दी सीखता है, उसकी तुलना में जिनके अंतर्गत आईक्यू की मात्रा कम होती है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण व्यक्ति अपने आप को नवीन परिस्थितियों से समायोजित करता है।
अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। यह समस्या समाधान की प्रक्रिया इस रूप में है कि व्यक्ति के समक्ष कोई लक्ष्य या कोई टारगेट होता है और उस व्यक्ति और टारगेट के मध्य एक बैरियर्स होती है, बाधाएं होती है, और उस व्यक्ति का उद्देश्य उस टारगेट तक पहुंचना होता है और वो उस टारगेट तक तभी पहुंच सकता है जबकि वो बैरियर को हटा देता है, और वो बैरियर को हटाना ही उसके समक्ष एक समस्या होती है। तो इस समस्या, उस बैरियर को हटाना ही समस्या का समाधान कहलाता है। अधिगम का अपना स्वरूप होता है। परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिगम की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अधिगम एक खोज की प्रक्रिया है। दैनिक जीवन में भी वह नवीन नवीन बातों को खोजता रहता है और अपने अनुभवों में वृद्धि करता है। अधिगम एक अभिवृद्धि की प्रक्रिया है और इसके द्वारा वह अपने ज्ञान और अनुभवों में वृद्धि करता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह सक्रिय प्रक्रिया इस रूप में है कि मान लीजिए कि आप कुछ खाने की वस्तु लेकर जा रहे हैं और आपको रास्ते में किसी बंदर ने देख लिया, तो वह बंदर आपके हाथ से उस खाने की वस्तु को छीन ले जाएगा। जबकि कोई बालक देखता है तो बालक उस वस्तु को छीनता नहीं है, बल्कि वह आपको से उस वस्तु को मांगता है। इस तरह से अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें प्रयोज्य इन्वॉल्व रहकर, सक्रिय रहकर शीघ्र सीखता है। अधिगम आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अधिगम तत्काल पुष्टि की प्रक्रिया है। व्यक्ति की क्रियाओं की पुष्टि से अधिगम प्रभावशाली होता है। बिना अभिप्रेरण से कोई अधिगम नहीं होता है और पुष्टि से उस बालक को बल मिलता है, पुनर्बलन उसे प्राप्त होता है। अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को हम इस एक छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में आरंभ में P दिया है। P इंडिकेट करता है पर्सन को, व्यक्ति को, बालक को या सीखने वाले को, और G लास्ट में दिया हुआ है G इंडिकेट करता है गोल को, लक्ष्य को, टारगेट को या उद्देश्य को। व्यक्ति का उद्देश्य इस गोल तक पहुंचना होता है। वह इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति और गोल, इन दोनों के बीच में बैरियर्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जो उस व्यक्ति को उस गोल तक पहुंचने से रोकती हैं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि यदि इस पर्सन को या बालक को या ये व्यक्ति को गोल या लक्ष्य या टारगेट सीधे ही प्राप्त हो जाता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का सीखना नहीं होता है। उसका सीखना वहां होता है जहां बीच में बैरियर्स होती हैं और ये बैरियर्स को वो पार करने की कोशिश करता है। अब इस गोल तक पहुंचने के लिए ये पर्सन वेरियस रिस्पॉन्स, जिसको VR से इंडिकेट किया गया है, विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। ये विभिन्न क्रियाएं वो सारे विकल्प हैं जिनमें से एक या कुछ विकल्प को अपनाकर वह व्यक्ति उन बाधाओं को पार कर सकता है। इसमें से एक या कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो इन बाधाओं को पार कर देती हैं। इनको हम करेक्ट रिस्पॉन्स या सही अनुक्रिया या सही विकल्प या CR से इंडिकेट करते हैं।
ये अधिगम की प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। यह इस प्रकार से कैसे चलती है कि एक व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाओं में से कुछ अनुक्रिया या एक अनुक्रिया को करके बाधा को पार कर देता है और गोल को प्राप्त करता है और संतुष्ट होता है। लेकिन उसकी यह संतुष्टि यहीं पर समाप्त नहीं होती है, वापस से कोई और लक्ष्य उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है और वह इसी प्रक्रिया को दोबारा अपनाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक बालक है जिसे हम P के द्वारा इंडिकेट करते हैं और एक G उसका गोल है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक बालक को उसके सारे लक्ष्य तैयार मिलते हैं, यानी सारा काम उससे को घर से किया हुआ मिलता है, तब वह बालक नहीं सीखता है। लेकिन जब उसको काम किए हुए नहीं मिलते हैं, वो सब उसके लिए बाधा के रूप में होती है, तब वह स्वयं सीखना प्रारंभ करता है और वह उसका सीखना प्रयास और त्रुटि के द्वारा भी हो सकता है और सूझ के द्वारा भी हो सकता है। इस अधिगम की प्रक्रिया के कुछ निश्चित सोपान होते हैं। इन सोपानों को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अधिगम की सोपानों में सबसे प्रथम उपस्थित होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर निहित मनोशारीरिक दशाएं हैं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, और मोटिवेशंस के पीछे मोटिव्स होते हैं जो उसके सामने लक्ष्य उपस्थित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। तो अभिप्रेरणा के बाद दूसरा स्टेप उपस्थित होता है, वो है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, गोल या फिर उसका लक्ष्य। और फिर उद्देश्य को प्राप्त करने में उपस्थित होती हैं बाधा, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, बाधा, ऑब्स्टेकल्स या बैरियर्स। और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधा को पार करना उस बालक के लिए अनिवार्य होता है। इस बाधा को पार करने के लिए अगले स्टेप पर वह जाता है जिसमें वह विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न संभावित अनुक्रिया में से एक या कुछ अनुक्रिया ऐसी होती है जो उसे लक्ष्य तक ले जाती हैं, और ये विभिन्न अनुक्रियाओं में से एक या कुछ सही अनुक्रिया चूंकि उसे लक्ष्य तक ले गई है, इसलिए उसे संतुष्टि प्रदान करती है और ये संतुष्टि उसे पुनर्बलन देती है। और इन सही अनुक्रियाओं का अंत में जाकर वह संगठन कर लेता है, और ये संगठन इस प्रकार से होता है कि भविष्य में जब भी इस प्रकार की कोई समस्या उपस्थित होगी तो बालक उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और संतुष्टि महसूस करेगा। अगला बिंदु है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और हम यह देखते हैं कि कुछ बालक जल्दी सीखते हैं, कुछ बालक देर से सीखते हैं, कुछ बालकों का सीखने का प्रतिशत ज्यादा होता है, यानी टीचर द्वारा बताई गई बातों का ज्यादातर प्रतिशत वे ग्रहण कर लेते हैं, जबकि कुछ बालक ऐसा नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से बालक के अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बालकों के अधिगम को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिनको हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इनमें से पहली कैटेगरी है कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो लर्नर से या बालक से या सीखने वाले से या शिक्षार्थी से स्वयं से संबंधित होते हैं। दूसरा, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो सिखाने वाले या शिक्षक से संबंधित होते हैं। तीसरा, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु या कंटेंट से संबंधित होते हैं, और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वातावरण से संबंधित होते हैं। इनकी सबकी अपन एक एक की उदाहरण सहित स्टडी करेंगे। अपन
पहले लेते हैं शिक्षार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर और स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न, अधिगमकर्ता की सीखने की इच्छा। यदि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार होगा तब वह जल्दी सीखेगा, और यदि उसमें स्वयं में सीखने की इच्छा या जिज्ञासा नहीं है तब वह नहीं सीख पाएगा। दूसरी है शैक्षणिक योग्यता। यदि किसी विषय में बालक पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना होगा, और यदि किसी विषय का शैक्षणिक योग्यता उस विषय में अन्य बालकों से अधिक है तो वह शीघ्र सीख जाएगा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर, ये बालक के सीखने को धनात्मक और नकारात्मक रूप से इस प्रकार से प्रभावित करती है क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि व एकाग्रता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विसंगति, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार, शारीरिक रोग या मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के अधिगम पर पड़ता है। शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं और सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। परिपक्वता, मैच्योरिटी, अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वो पढ़ने की सामग्री जैसे पेन या पेंसिल, किताब को पकड़ना सीख जाएं। और आप देखेंगे कि बालकों को प्रारंभ में याद करने पर जोर दिया जाता है, जैसे पहाड़े याद करने के लिए, अल्फाबेट्स याद करने के लिए। ये किस लिए दिया जाता है कि बालक मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएं, और सीखने के लिए परिपक्वता आवश्यक है क्योंकि परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण बेकार जाता है और वह सीखने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अभिप्रेरणा तनाव उत्पन्न नहीं होने देती, और यदि बालक में अभिप्रेरणा नहीं है तो अध्यापक को उसके समक्ष लक्ष्य उपस्थित करना चाहिए। अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सीखने के लिए अधिगमकर्ता की शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति का होना आवश्यक है। यदि शिक्षा के प्रति उसकी अभिवृत्ति ही ऋणात्मक है तब वह नहीं सीख पाता है। बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला छात्र किसी भी ज्ञान को शीघ्रता एवं सरलता से सीख लेता है, जबकि मंद बुद्धि वाले छात्र को सामान्य बुद्धि वाले छात्र के साथ सीखने में भी बाधा रहती है। सीखने को बुद्धि प्रभावी रूप से प्रभावित करती है। सीखने का समय तथा अवधि, यदि छात्र अधिक देर तक किसी कार्य को करता रहता है तो वह थकान अनुभव करने लगता है, और थकान अनुभव होने से अधिगम प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है।
विद्यालयों में समय चक्र यानी टाइम टेबल बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले कठिन विषय फिर बाद में सरल विषय पढ़ाने चाहिए, और जो इंटरवल या मध्यांतर की व्यवस्था भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। और वंशानुक्रम, बालक के सीखने पर उसके वंशानुक्रम का प्रभाव भी पड़ता है। उसका वंशक्रम किस प्रकार का है और सीखने के प्रति उसके किस प्रकार के दृष्टिकोण हैं, उसके पेरेंट्स किस प्रकार के, ये सब बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं। अगला है शिक्षक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। इन्हीं की अंतःक्रिया के द्वारा अधिगम का स्वरूप निर्धारित होता है। कुछ कारक जो शिक्षक से संबंधित होते हैं वे हैं विषय ज्ञान। अध्यापक का किसी विषय से संबंधित ज्ञान, अनुभव एवं योग्यता आदि छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यदि अध्यापक को अपने विषय की गहन जानकारी नहीं है तो वो छात्रों को बहुत कुछ नहीं दे सकता। इसके विपरीत यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ छात्रों को नवीन ज्ञान देने में सक्षम होगा तथा विद्यार्थियों की विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाएगा। शिक्षक का व्यवहार, टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक में एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण होने चाहिए। उसके व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, समानता, शिक्षण कला में निपुणता, मृदुभाषी, संयम आदि गुण यदि हैं तो छात्र कक्षा वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीखते हैं। लेकिन यदि शिक्षक का व्यवहार अत्यंत कठोर है तो विद्यार्थी उसकी कक्षा से पलायन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस विषय विशेष में उनकी उपलब्धि कम होती जाती है। मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक के लिए अति अनिवार्य है और वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक एक अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह इन सिद्धांतों को शिक्षा में प्रयोग नहीं कर पाएगा और अपने शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी नहीं बना पाएगा। उसे बाल विकास प्रक्रिया, वंशानुक्रम, व्यक्तिगत विभेद, प्रेरणा, सीखने के सिद्धांत आदि का ज्ञान होना ही चाहिए। शिक्षण विधि का ज्ञान, शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होगी उतनी सीखने की प्रक्रिया सरल एवं लाभप्रद होगी और एक अध्यापक प्रभावी शिक्षण विधि को तभी प्रयोग में ला पाएगा जबकि विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु के लिए, विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए प्रयोग की जाने वाली नवीनतम शिक्षण विधियों का ज्ञान उसे हो। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, प्रत्येक छात्र की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति आदि अलग अलग होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ छात्र अध्यापक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आसानी से सीख जाते हैं और कुछ देर से सीख पाते हैं या बिल्कुल ही नहीं सीख पाते। तो एक अध्यापक को अपनी कक्षा में सामान्यतः 3 प्रकार के छात्रों का सामना करना पड़ता है। पहला, मेधावी छात्र,
दूसरा सामान्य छात्र और तीसरा पिछड़े हुए बालक। और इसी के अनुरूप उसे अपने शिक्षण की व्यवस्था करनी होती है। और जब तक एक अध्यापक इस इंडिविजुअल डिफरेंस को, इस व्यक्तिगत विभिन्नता को कक्षा में पहचान नहीं कर पाएगा, तब तक वह उनके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण का आधार होता है। इस दृष्टि से शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक एवं अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए। उसे अपने कार्यों एवं व्यवहार में संतुलन बनाए रखते हुए छात्रों पर एक छाप छोड़नी चाहिए, जिससे छात्र उसके व्यवहार का अनुकरण करके ही काफी कुछ बातों को सीख सके। शिक्षक छात्रों के लिए श्रेष्ठ प्रेरणा का काम करता है। इस दृष्टि से एक अध्यापक को आत्मविश्वासी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, कर्तव्यनिष्ठ, निरोगी, श्रेष्ठ रुचियों एवं अभिरुचियों वाला होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा। एक शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों एवं दृष्टिकोण की परवाह किए बिना ही शिक्षण कार्य यदि एक अध्यापक करता रहता है, तब वह बालकों को सीखने में सहायता प्रदान नहीं कर सकता। समय सारणी। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर टाइम टेबल की व्यवस्था या समय सारणी की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह न केवल विद्यार्थियों बल्कि अपनी स्वयं की थकान का भी ध्यान रखे। प्रारंभ में वह उन कक्षाओं में शिक्षण कार्य करे जहां पर विद्यार्थियों पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है या जहां पर उसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पढ़ाया जाना होता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटी। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती हैं। यदि एक शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी करवाता है तो विद्यार्थी उस अध्यापक के शिक्षण में रुचि लेते हैं। अनुशासन। अब वह धारणा खत्म हो गई है जबकि ये कहा जाता था कि डंडा हाथ से छूटा और बालक बिगड़ा। अब यह माना जाने लगा है कि यदि बालक के साथ डंडे, मारपीट, भय और आतंक दिखाया जाएगा तो विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहेंगे और उनके अंतर्गत एक असंतुष्टि की भावना आती है। अतः अध्यापक को अनुशासन स्थापित करने में स्वयं को संतुलित रखते हुए एक अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट। सीखने में कुछ कारक ऐसे होते हैं जो स्वयं विषय वस्तु जो कि सिखाई जानी है उसी से संबंधित रहते हैं। कुछ विषय वस्तु की प्रकृति ही अपने आप में ऐसी होती है जिसे सीखना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन होता है। तो यदि विषय वस्तु अपने आप में ही जटिल है तो विद्यार्थी उसे देर से सीखते हैं, और कुछ विषय वस्तु अपने आप में ही सरल होती हैं जिसे सभी विद्यार्थी जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। विषय वस्तु का आकार, साइज ऑफ द कंटेंट। देखने में ये आता है कि छात्र प्राथमिक तौर से पहले उन पाठों का अध्ययन करते हैं जो कि छोटे होते हैं, और जो विषय वस्तु बहुत अधिक लंबी होती है उन्हें वह देर से पढ़ते। तो लंबी विषय वस्तु में एक तो उबाऊपन होता है और दूसरा उनका सामान्यीकरण करने में भी विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। तो आकार की दृष्टि से हम देखें तो छोटी विषय वस्तु विद्यार्थियों द्वारा जहां शीघ्र सीख ली जाती है, वहीं पर बड़ी विषय वस्तु विद्यार्थियों द्वारा देर से सीखी जाती है। विषय वस्तु का
क्रम, सीरियल ऑर्डर ऑफ द कंटेंट। मनोविज्ञान की दृष्टि से पहले सरल और फिर बाद में कठिन विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए और विषय वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि पहले उन तथ्यों को रखा जाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों ने पहले पढ़ लिए हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर यदि विषय वस्तु का क्रम व्यवस्थित है, सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित है, मनोविज्ञान से तर्क की ओर व्यवस्थित है, सामान्य से विशिष्ट की ओर व्यवस्थित है, तो विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं। इसके विपरीत वह देर से सीखते हैं। उदाहरण प्रस्तुतिकरण। प्रत्येक विषय में दो प्रत्यय होते हैं, एक तो होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। तो विद्यार्थी स्थूल प्रत्ययों को तो आसानी से समझ लेते हैं, जबकि सूक्ष्म प्रत्ययों को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए ऐसे सूक्ष्म प्रत्यय को समझाने के लिए उसमें उदाहरण प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। यदि उसमें उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया गया है तो विद्यार्थी शीघ्र सीखते हैं। भाषा शैली। यदि विषय वस्तु सरल भाषा में प्रस्तुत की जाती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेते हैं। कठिन भाषा और लंबे लंबे वाक्यों को सीखने में विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ता को कठिनाई महसूस होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड सीखने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाती है और वह दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से प्रत्ययों का प्रत्यक्षीकरण विद्यार्थी या सीखने वाला शीघ्र कर लेता है। रुचिकर विषय वस्तु। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को विद्यार्थी ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और जब वह उस पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो शीघ्र सीख जाते हैं। और इसके विपरीत यदि विषय वस्तु रुचिकर नहीं है या विषय वस्तु को रुचिकर रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तब भी विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाई होती है। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। ऐसे विषय वस्तु को विद्यार्थी नहीं सीखते जो कि उनके लिए काम की नहीं है या जिनको सीखने से उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती या आगे चलकर वह काम में नहीं होती, तो निरर्थक विषय वस्तु को सीखने में विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस होती है। विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट अपने आप में कठिन होते हैं जिन्हें सभी विद्यार्थियों को सीखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, जबकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें सभी विद्यार्थी आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। उस वातावरण में जिसमें कि बालक रहता है। विद्यार्थी के वातावरण से संबंधित कारकों में आते हैं सबसे पहला परिवार का वातावरण। परिवार के वातावरण में सम्मिलित होता है माता पिता की शिक्षा, माता पिता के आपसी संबंध, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालक का जन्म क्रम, परिवार के अंतर्गत उपलब्ध साधन और सुविधाएं, परिवार का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, ये सब बालक के सीखने को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि माता पिता शिक्षित हैं, यदि माता पिता के आपसी संबंध सामान्य और सुधरे हुए हैं, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति सामान्य है या सामान्य से अच्छी है, विद्यार्थी को शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, परिवार के सदस्यों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण धनात्मक है, तो ये सभी कारक वे हैं जो बालक के सीखने को धनात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।
इसके विपरीत ये सब कारक यदि दूसरी स्थिति में है, अपोजिट साइड में है, तो बालक के सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। यदि माता पिता शिक्षित नहीं हैं, उनमें आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बालक के सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो बालक सीखने में कठिनाई महसूस करेगा, कम सीखेगा या फिर नहीं सीखेगा। दूसरा आता है विद्यालय का वातावरण, स्कूल एनवायरनमेंट। विद्यालय के वातावरण को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो आता है विद्यालय का भौतिक वातावरण और दूसरा आता है विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण। विद्यालय के भौतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित होता है विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे कि विद्यालय के अंतर्गत कक्षा कक्ष का आकार, कक्षा कक्ष में प्रकाश और रोशनी की व्यवस्था, विद्यालय में उपस्थित लैब लेबोरेटरी की सुविधाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, इस प्रकार की सभी सुविधाएं किसके अंतर्गत आती है? विद्यालय के भौतिक वातावरण में। यदि ये सब भौतिक सुविधाएं बालक के स्तर के अनुरूप बालक को मिलती हैं तो उसका सीखना धनात्मक रूप से प्रभावित होता है, और ये सुविधाएं बालक के स्तर के अनुरूप बालक को नहीं मिलती हैं तब वह नकारात्मक रूप से उसका सीखना प्रभावित होता है। विद्यालय के वातावरण में दूसरा आता है विद्यालय का मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध, विद्यार्थियों और शिक्षकों के संबंध, विद्यार्थी के संबंध, शिक्षक के संबंध, शिक्षक और प्रबंधन समिति के संबंध। इनके आपसी संबंध किस प्रकार के हैं? इनके आपसी संबंध कुछ सुलझे हुए, कुछ सामान्य हैं, तो ये बालकों के सीखने को धनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और यदि ये संबंध किसी भी क्षेत्र विशेष या जाति विशेष या किसी भी तथ्य से प्रभावित हैं तो ये बालकों के सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तीसरा आता है सामाजिक वातावरण। विद्यार्थी जिस समाज में रहता है वहाँ वातावरण किस प्रकार का है, किस प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनमें सूचना प्राप्ति के साधन किस प्रकार से उपलब्ध है, उनकी सोच किस प्रकार की है, समाज का में उपस्थित लोगों की दिनचर्या किस प्रकार की है और बच्चों के साथ किस प्रकार से उनका बिहेव है, उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द किस प्रकार के हैं, जो सोसाइटी उसके अंतर्गत है उसमें किस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं, ये सब बालकों के सीखने को प्रभावित करती हैं। जैसे इसको उदाहरण के रूप में हम ये लें कि जो सोसाइटी है, समाज है, वहाँ शाम को पढ़ने के लिए बालकों के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं और उसमें शाम को निश्चित रूप से एक समय निर्धारित किया गया है कि इस समय सभी बालक यहाँ पर पढ़ने के लिए उपस्थित होंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी सोसाइटी, ऐसी समाज के अंतर्गत विद्यार्थियों को पढ़ने के या सूचना प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे और वहाँ अधिक सीख सकता है। और लास्ट आता है सांस्कृतिक वातावरण। किस प्रकार की संस्कृति का अनुसरण जिसमें वह बच्चा रहता है किया जाता है और वहाँ पर बालकों के प्रति उनकी सोच किस प्रकार की है, ये सब बालकों के सीखने को प्रभावित करेंगे। और अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि बालक के सीखने के कोई एक कारक प्रभावित न करके होल सिचुएशन, संपूर्ण परिस्थिति बालक के सीखने को प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे अधिगम के सिद्धांतों को लेकर। थैंक यू सो मच।